जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जनरल बाजवा को महफूज रास्ता दिया जाएगा, बैरून मुल्क उनके लिए नौकरी का इंतजाम किया जाएगा, IMF से डील की जाएगी। जनाब, ये बहुत सारे दावे हैं जो नजम सेठी ने अपने कॉलम में किए हैं। उसके अलावा इमरान खान की हुकूमत किस तरह बनी, अदलिया का उसमें क्या किरदार था, बहुत सारी तफसीलात हैं। वो भी जो वो लिख रहे हैं अपने कॉलम में, वो आपके साथ शेयर करूंगा। उसके साथ साथ कुछ तफसीलात हैं आने वाले इंतखाबात के हवाले से। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश है कि हम फौरन इंतखाबात में जाएं। क्या मियां साहब फौरन इंतखाबात में जाना चाहते हैं? आर्मी चीफ ने जो वेंडी शर्मन से, अमरीकी ओहदेदार से बात की है, वो किसकी मर्जी से या किसकी इजाजत से बात की, उस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं। और कुछ दीगर तफसीलात हैं आने वाले इंतखाबात के हवाले से, वो भी आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जनाब, नजम सेठी साहब ने कॉलम लिखा है और उस फ्राइडे टाइम्स में, और उस कॉलम के अंदर उन्होंने ये दावा किया है कि इमरान खान को लाया गया था फौजी इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया ने मिल के जो है इमरान खान को लाया इक्तदार में, उनको वजीर आजम बनाया। और ये जो गट्स जोड़ है, इसको उन्होंने नाम दिया अनहोली अलायंस। अगर इसका उर्दू में तर्जमा करूं तो एक तरह से वो ये कह रहे हैं कि पाक फौज का और पाक अदलिया का नापाक गट्स जोड़ वजह बना इमरान खान के इक्तदार की। इस नापाक गठ जोड़ की वजह से इमरान खान को इक्तदार मिला, इक्तदार में लाया गया। लेकिन इमरान खान आके नाकाम हुए, उनसे इकॉनमी नहीं चली, उनसे बहुत सारे मसाइल हुए, बैन अल-अक़वामी सतह के ऊपर पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब हुए। तो फैसला किया गया कि इमरान खान को फारिग किया जाएगा। और PDM की जो जमातें हैं, उन्होंने बड़ा हिचकिचा के, वो आना नहीं चाहते थे, लेकिन उन्होंने इक्तदार संभाला। और डील ये थी कि जनाब वो इक्तदार में आएंगे और इंतखाबात की तरफ हम जाएंगे और निगरान सेटअप आ जाएगा और जनरल बाजवा को महफूज एग्जिट दिया जाएगा, सेफ एग्जिट दिया जाएगा। और उसके बाद बैरून मुल्क उनकी मुलाजमत का इंतजाम किया जाएगा। अब ये बड़ा संगीन इल्जाम है कि पाकिस्तान आर्मी के चीफ जो हैं, वो सारा गेम इसलिए चेंज की कि जनाब उनको महफूज रास्ता मिलेगा और बैरून मुल्क उनको जॉब मिलेगी। मेरे ख्याल में पाकिस्तान आर्मी का चीफ होने से बड़ी और कौन सी जॉब है, इससे बड़ी और कौन सी इज्जत है? तो ये इंतहाई एक संगीन इल्जाम है जो जनरल बाजवा के ऊपर, फौज के ऊपर नजम सेठी साहब के कॉलम के अंदर लगाया गया है। ये कहा गया है कि जनाब वो इसलिए ये सारा कुछ कर रहे थे ताकि निगरान सेटअप आ जाए, नए आर्मी चीफ की तैनाती हो जाएगी फिर, और उनको सेफ एग्जिट मिल जाएगा और बैरून मुल्क उनको जॉब भी उनका इंतजाम हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज जो इसके अंदर कही गई कि जब PDM वाले आगे इक्तदार में, तो उन्होंने फिर अपने इक्तदार को दुआम देने की कोशिश की, बढ़ाने की कोशिश की, जिसकी वजह से फौजी इससे खुश नहीं थे, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट इससे खुश नहीं थी। तो PDM ने जब पंजाब के अंदर अपने इक्तदार को मजबूत करने की कोशिश की तो फिर उसको अदलिया के जरिए रोका गया। ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और अगेन अदलिया के हवाले से इल्जाम है कि जो पंजाब के अंदर PDM की हुकूमत बननी थी, उसको रोका गया अदलिया के जरिए। लेकिन यहाँ पे एक जो फैक्ट है, वो जिसको वो इग्नोर कर रहे हैं, जो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भाई PDM को तो इबरतनाक शिकस्त हुई पंजाब के अंदर, तो अदलिया ने किधर से रोका PDM की हुकूमत को? वहां पे साजिश करके, तो वो जो जिस किस्म की धांधली करके तो PDM रोक रही थी कि परवेज इलाही साहब को ना बनने दिया जाए। तो यहाँ पे ये जो कहा जा रहा है कि जनाब PDM की हुकूमत को पंजाब में अदलिया ने रोका। और उसके साथ साथ एक और चीज भी उन्होंने कही कि जब इमरान खान को फारिग करने की बातें हो रही थी, उनकी हुकूमत का खात्मा हो रहा था, तो उन्होंने आगे से मुजाहमत की, तो जिसकी वजह से आधी रात को जजों को जगाया गया। ये इस तरह लिखा गया है कि जनाब रात को अदालतें खुलवाई गईं और इमरान खान को फारिग किया गया। तो ये बहुत सारे इल्जामात हैं जिसमें फौज के ऊपर भी हैं और उसके साथ साथ जजों के ऊपर भी हैं। लेकिन इस सब के अंदर PDM को एक तरह से सियासी शहीद, PDM को एक तरह से वो जो है ना कि वो तो इंतखाबात चाहते थे, या फिर वो ये चाहते थे, या फिर जो है वो हुकूमत सही तरीके से करना चाहते हैं, और उनके खिलाफ ये सब कुछ हो गया। भाई मसला ये है कि मैं आपको इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे बता रहा हूँ कि PDM ने तरले मिन्नतें करके ये हुकूमत ली और उनका हुकूमत खत्म करने का कोई इरादा नहीं है। और यही वजह है कि वो पंजाब के अंदर भी किसी ना किसी तरीके से काबिज रहना चाहते थे। वहां पे उनको इदारों की मदद भी हासिल थी, सब कुछ उनको हासिल था। लेकिन उसके बावजूद जो इबरतनाक शिकस्त हुई पंजाब के इंतखाबात में, उसके बाद वो किस तरह वहां पे हुकूमत रख सकते थे? और उसके बाद भी उन्होंने ये कहा है कि जनाब हम सेंटर में हुकूमत कायम रखेंगे। मौलाना साहब ने बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में उस दिन कहा कि जनाब 2023 तक हमारी हुकूमत कायम रहेगी और किसी भी सूरत में हम अपनी हुकूमत खत्म करने के लिए तैयार नहीं है।
अच्छा, अब इनको मसला क्या है पीडीएम वालों को? एक तो क्या नवाज शरीफ इंतखाबात चाहते हैं, जरदारी साहब इंतखाबात चाहते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इनको मसला ये है कि सेंटर के अंदर भी इनके जो नंबर्स हैं वो तो इतने पूरे जितने हैं वो आपको पता है, 1-2 वोटों के ऊपर हुकूमत खड़ी है। इसी वजह से इन्होंने 11 इस्तीफे मंजूर कर लिए कि अगर इमरान खान वापस पार्लियामेंट में आ जाए या कोई ऐसा मसला ना हो कि हमारे खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ जाए, बाप पार्टी हट जाए या एमक्यूएम हट जाए या कोई लोग हमसे नाराज हो जाए, तो ये थोड़े थोड़े करके इनके इस्तीफे मंजूर कर लो ताकि हमारी हुकूमत कायम रहे। तो एक एक कदम जो वो उठा रहे हैं वो अपनी हुकूमत को कायम रखने के लिए उठा रहे हैं, और उनकी हर मुमकिन कोशिश है कि 2023 तक हम किसी ना किसी तरीके से गुजारें और उसके बाद इंतखाबात हों। अच्छा, अब एक और तासुर जो दिया जाता है, और बार बार बहुत सारे पॉलिटिकल एडवाइजर्स भी ये बात करते हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी ये बात करते हैं, सहाफ़ी भी ये कहते हैं कि जी मियाँ साहब फौरन इंतखाबात में जाना चाहते हैं, उनकी मर्जी नहीं थी हुकूमत संभालने की। जनाब, ऐसी बात नहीं है। अब अगर आप ग्राउंड रियलिटीज को देखें तो ये हुकूमत में ये लोग आएंगे तो मियाँ साहब को कोई रिलीफ मिलेगी ना। तो मियाँ साहब तो इस वक्त सियासी जो जिसे आप कह सकते हैं इंतखाबी सियासत है उससे आउट है। मियाँ साहब तो इंतखाब भी नहीं लड़ सकते। अगर इस वक्त इंतखाबात करवा दें तो उसमें ना मरियम बीबी हिस्सा ले सकती हैं ना मियाँ साहब हिस्सा ले सकते हैं, वो तो इंतखाबी सियासत से आउट है। तो ये हुकूमत लाने का मकसद ही ये था कि कोई कानूनी रिलीफ उनको मिल सके, उनके बकौल या उनका जो दावा है कि हमारे साथ ज्यादती हुई, हमारे मुकदमे ठीक नहीं थे, जो भी आपको पता, आप उनका बयानिया सुनते हैं। तो ये हुकूमत आने का तो मकसद ही ये था कि इस तरीके से मुख्तलिफ लोगों को रिलीफ दिया जाए। जिस तरह नैब के कानून में तब्दीली की गई, ECL से अपने नाम निकाले गए, ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोट खत्म किया गया, उसके साथ साथ जनाब आपने जो इलेक्शंस के हवाले से जो दीगर EVM की रिफॉर्म्स थी उनको खत्म किया। तो ये लोग तो किसी भी सूरत में इलेक्शंस में जाने के लिए तैयार नहीं है, और अभी भी इलेक्शंस में वो जाने के लिए इसलिए तैयार नहीं है कि जब तक मियाँ साहब को कोई कानूनी रिलीफ ना मिले। इसलिए कि मरियम बीबी ने भी उस दिन कहा कि मियाँ साहब आएंगे, उनको जमानत मिलेगी, वो जेल में नहीं जाएंगे। तो यही तो सारी जंग है कि वो वापस आए, वो इंतखाब में हिस्सा लें। और वो खुश नहीं है कि शहबाज शरीफ जिस तरीके से चला रहे हैं। और ऑब्वियसली मियाँ साहब, जिस तरह मैं वैसे भी कहता हूं कि वो आगे फ्रंट फुट पे आके खुद सियासत करते हैं। वो ऐसा नहीं हो सकता कि वो पीछे बैठ जाएं जरदारी की तरह और किसी और को कहें कि भाई तुम वजीर आजम बन जाओ और तुम ये करो और पीछे करें। नहीं, उनका आगे आगे खेलने का उनका एक स्टाइल है, उनकी जो सियासत है। और उनको मसला ही ये है कि इंतखाबी सियासत से वो आउट हो चुके हैं। इंतखाबी सियासत में ना उनका कोई किरदार है, ना उनकी बेटी का कोई किरदार है। बाकी सियासत में तो आप किसी को नहीं आउट कर सकते, सियासत तो वो कर रहे हैं, उनके चाहने वाले भी बहुत हैं, उनके वोटर भी बहुत हैं, जरदारी साहब से ज्यादा उनके वोटर्स हैं। तो ये जो तासुर है कि जनाब वो फौरी इंतखाबात चाहते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि फौरी इंतखाब उनको सूट करता है, इसलिए कि वो तो इंतखाब में हिस्सा ही नहीं ले सकते। ये हुकूमत चलती रहे, किसी किस्म का कानूनी रिलीफ मिले, उनकी सजाएं खत्म की जाएं। मियाँ जावेद लतीफ साहब ने इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, दीगर लोग भी उनके मुतालबा कर रहे हैं कि खाना जंगी हो जाएगी, मियाँ साहब की सजाएं खत्म की जाएं। तो बुनियादी मकसद इस हुकूमत में आने का ये था कि सियासी तौर पर और इंतखाबी सियासत में जो उनको रिलीफ मिल सकता है वो उनको रिलीफ मिले, ताकि वो आके इंतखाब लड़ें और मुकाबला करें। और आपको अभी भी पता है कि नून लीग में वोट मियाँ साहब का ही है। अच्छा, एक और चीज जो बात बार कही जा रही है कि जी आसिफ जरदारी साहब भी हो सकता है कि अब वो इंतखाबात की तरफ राजी हो जाएं। भाई, आसिफ जरदारी और इंतखाबी सियासत ऐसे ही है जैसे आप ये कहें कि मतलब कि ब्लैक को आप वाइट से मिला दें, उन दोनों को कंपेयर करें, कहें कि ये दोनों एक रंग है। इनका कोई आपस का कोई ताल्लुक ही नहीं है इंतखाबी सियासत का और आसिफ जरदारी का। क्या वो अवामी सियासत करते हैं? वो तो बंद कमरों की गठ जोड़ की सियासत करते हैं, इधर से इसको तोड़ लिया, उसको उससे मिला लिया, ये उनकी टोटल सियासत है। इंतखाब में तो उनकी हालत ही कोई नहीं है। अंदरून सिंध की वो एक जमात है, उसके बावजूद उन्होंने वो एक अपना कायम किया हुआ है, उधर हुकूमत बनाई हुई है, और वही उनका मैंडेट है। वो जो जिस तरीके से वो लेते हैं वो भी आपको पता है। तो उसके अलावा अगर वो इंतखाब में जाएंगे तो क्या वो सेंटर में हुकूमत बना लेंगे? तो आसिफ जरदारी के हवाले से बहुत सारे लोग कहते हैं कि जनाब वो एक जरदारी सब पे भारी, लेकिन अगर आप उनकी सियासत देखें तो उनकी सियासत ने तो पीपल्स पार्टी को खत्म कर दिया। वो पीपल्स पार्टी जो चारों सूबों के अंदर हुकूमतें बनाने की पोजीशन में आ जाती थी, कि बीबी जो है वो पेशावर से भी इलेक्शन लड़ती थी, लाहौर से भी इलेक्शन लड़ती थी। भुट्टो के दौर में लाहौर किला था पीपल्स पार्टी का। अब लड़ लेना जरदारी, लड़े लाहौर से इलेक्शन, लड़ाएं बिलावल को लाहौर से इलेक्शन, पेशावर से, कोयटा से, हर जगह से। इमरान खान ने लड़ा था ना इलेक्शन कराची से, बिलावल कराची से इलेक्शन हार गया था, लियारी से। वो लियारी जो भुट्टो का मतलब वो सुबह शाम उठते सोते बैठते वो भुट्टो का नाम जपते हैं, लियारी वालों की जो अकीदत है भुट्टो के साथ वो आपको भी पता है, वहां से बिलावल इलेक्शन हार गया था।
تو اب یہ حالت ہے ان کی، تو یہ انتخابی سیاست میں کیوں جائیں گے زرداری صاحب؟ زرداری صاحب کی جو سیاست ہے نا، جس کو پیپلز پارٹی والے گلوریفائی کرتے ہیں اور کچھ ہمارے دوست گلوریفائی کرتے ہیں کہ ایک زرداری سب پہ بھاری، اس نے یہ کر دیا، وہ چودھری شجاعت کے پاس چلا گیا، یہ جو سیاست ہے یہ وجہ بن رہی ہے ان کے خلاف عوامی نفرت کی، اور ان کے خلاف عوامی بیانیہ جو ان کے خلاف ہو رہا ہے، یہ اس طرح کے نعرے اس میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ابھی بھی 90 کی سیاست میں۔ اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زرداری صاحب جا کے کوئی خدا نہ خواستہ جناب کسی غیر قانونی طریقے سے انہوں نے یہ کر دیا، کوئی چال چل لی، بھائی لوگ یہ نہیں چاہتے۔ اب عوام چاہتے ہیں کہ زرداری صاحب میدان میں ہیں اور الیکشن لڑیں اور وہاں پہ وہ سب پہ بھاری ہوں، تو ضرور بھاری ہوں۔ تو جو یہ کریڈٹ دیتے ہیں نا کہ ایک زرداری سب پہ بھاری، یہ ان کی ڈاؤن فال ہے، یہ ان کے لیے جو ان کو ووٹ نہیں ملتے، یہ اس کی بڑی وجہ، یہ کامیابی نہیں ہے، یہ باعث شرمندگی چیز ہے اگر کوئی آپ اس طرح کا بیانیہ بناتے ہیں، اور اسی وجہ سے آپ کو انتخابی سیاست میں مسلسل ناکامی ہوتی ہے۔ اچھا، اب زرداری صاحب کا بھی کوئی موڈ نہیں ہے انتخاب میں جانے کا، نہ ہی پی ڈی ایم کا کوئی موڈ ہے انتخاب میں جانے کا، لیکن نجم سیٹھی صاحب جو ہیں وہ بھی انہوں نے جو چیزیں لکھی ہیں وہ میں نے آپ کو بتایا کہ جناب وہ آنا نہیں چاہتے تھے حکومت میں اور ان کو زبردستی لایا گیا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے جناب، جس طریقے سے وہ آئے وہ پوری قوم نے دیکھا، اور نہ ہی وہ اب جانے کے لیے تیار ہیں۔ اچھا، انصار عباسی صاحب کے مطابق جو آرمی چیف نے بات کی تھی وینڈی شرمن سے آئی ایم ایف کے حوالے سے، وہ ایک امریکی عہدیدار سے انہوں نے بات کی تھی کہ ہماری آئی ایم ایف کی پیمنٹ پھنسی ہوئی ہے، ذرا جلدی کروا دیں۔ وہی عہدیدار جس سے پہلے کچھ دن پہلے ڈان لیکس والے، جی ہاں جی، ڈان لیکس والے طارق فاطمی، جن کو ڈان لیکس کے بعد حکومت سے نکالا گیا تھا میاں صاحب کے دور میں، آپ کو پتا ڈان لیکس ہوئی تھی اور پاک فوج کے اوپر کس قسم کے الزامات لگے تھے، جس اہلکار سے کچھ دن پہلے طارق فاطمی صاحب جا کے ملتے ہیں، پھر اسی کو اجازت دیتے ہیں شہباز شریف صاحب آرمی چیف کو کہ جناب آپ بھی اس کو فون کریں۔ تو اب سارے کام جو آرمی چیف آج کل کر رہے ہیں اس کی اجازت جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب دیتے ہیں۔ یہ انصار عباسی صاحب نے کہا، اور میرے خیال میں ٹھیک ہی کہا ہوگا، ان کو پتا ہوگا کہ آرمی چیف نے اجازت لی ان سے۔ اب یہ نہیں پتا مجھے ٹو بی آنیسٹ کہ آرمی چیف نے خود فون کیا کہ سر مجھے اجازت دیں میں وینڈی کو فون کروں، یا پھر میاں صاحب نے فون کیا کہ باجوہ صاحب آپ وینڈی کو فون کریں اور یہ باتیں ہیں، انہوں نے ان کو نوٹس لکھوائے کہ آپ نے اس کے اوپر ان سے بات کرنی ہے۔ یہ مجھے نہیں پتا، لیکن بات یہ ہے کہ اہم چیز یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کی اجازت سے آرمی چیف کر رہے ہیں، جو کچھ بھی آج کل کر رہے ہیں وہ وزیر اعظم کی اجازت سے کر رہے ہیں، اور آئین اور قانون کے مطابق اس میں کوئی اچھمبے والی بات نہیں ہے۔ اچھا، ایک اور چیز جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے جناب کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ اگلے 6 سے 8 ہفتے میں انتخابات ہوں گے۔ دوسری طرف یہ لوگ جو ہیں ڈٹے ہوئے ہیں کہ جناب انتخابات ہم نے اگلے سال سے پہلے نہیں کروانے۔ خان صاحب جینوئنلی یہ سمجھتے ہیں، میری کچھ پارٹی کے سینئر لیڈران سے اس حوالے سے بات چیت بھی ہوئی، وہ جینوئنلی یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح چیزیں چل رہی ہیں اس طرح چیزوں کو زیادہ دیر چلایا نہیں جا سکے گا، اور جو ملک کی حالت ہو گئی ہے وہ آپ کے بھی سامنے اور ہمارے بھی سامنے ہے کہ مطلب اکانومی، ہر چیز آپ کی جو ہے وہ اس کی بری حالت ہو گئی ہے۔ آپ کی بین الاقوامی سفارتکاری کا تعلق جہاں تک ہے اس کے یہ حالات آ گئے ہیں کہ آرمی چیف بیچارے کو خود فون کرنے پڑ رہے ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے کہ جناب آپ چھوٹے چھوٹے امریکی عہدیدار جو ہیں ان کو آپ فون کریں اور ان سے کہیں کہ جناب آئی ایم ایف سے ہماری پیمنٹ کروائیں۔ ایک طرف ہمارے آرمی چیف جاتے ہیں، وہ جا کے سعودی عرب کی قیادت سے ملتے ہیں، ہم نے دیکھا یو اے کی قیادت سے ملتے ہیں، ایک ریگارڈ ہے ہمارے ایک آرمی کا وہاں پہ، ایک طرح سے جسے آپ کہتے ہیں ان کو پسند کیا جاتا ہے، ان کی ہماری آرمی کی لیڈرشپ کو وہاں پہ ویلکم کیا جاتا ہے، ان کو دیکھا جاتا ہے اس نظر سے کہ یہ پاکستان کی جو فوج ہے یہ عالم اسلام کی سب سے طاقتور فوج ہے، جوہری فوج ہے۔ ایک طرف وہ وہاں جا کے شاہی خاندان کے لوگوں سے ملتے ہیں، اور دوسری طرف یہاں پہ یہ چھوٹے چھوٹے جو امریکی عہدیدار ہیں، اب ان کو ٹیلی فون کالز تک بات آ گئی ہے، ان کو فون کروا رہے ہیں شہباز شریف صاحب کہ جناب ان کو فون کرو، اور اس فون کرنے سے اگر آگے سے وہ کہیں نہیں جناب ہم کام نہیں کرتے، تو میرے خیال میں اس سے ہمارے ریاستی اداروں کا کوئی، جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے اوپر جو آپ پریشر تو نہیں میں کہوں گا، لیکن ان کے اوپر کوئی اس سے کوئی اچھا امپریشن تو نہیں پڑے گا کہ ہمارے ریاستی اداروں کو یہ کام کرنا پڑ رہا ہے، تو پوری دنیا میں کوئی اس سے یہ کوئی پازیٹیو امیج تو نہیں جائے گا کہ یہ جی پاکستان کا آرمی چیف ہے، یہ فون کر رہے ہیں، یہ وہ پیمنٹ کے لیے فون کر رہے ہوں گے کہ آئی ایم ایف کی پیمنٹ کروا دو، تو وہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ میرے خیال میں حکومت کو اس طرح فوج کو اس میں انوالو نہیں کرنا چاہیے۔ اینی وے یہ تھی خبریں ساری جناب، لیکن بڑا جو انکشاف ہوا ہے، الزام لگا ہے، دعویٰ کیا گیا ہے کہ نیا آرمی چیف لگانا ہے، جنرل باجوہ کو سیف ایگزٹ دینا تھا۔ سیف ایگزٹ؟ جنرل باجوہ خدا نہ خواستہ کوئی
मुलजिम हैं, कोई मुजरिम हैं, उन्होंने क्या किया कि उनको महफूज रास्ता दे के निकालना है। पाक फौज के वो सरबराह हैं और फिर उनकी नौकरी बार लगवानी है। क्या दुबई में उनको अकामा लेके देना था? पीडीएम ने ये वादा किया था या किसी और ने कोई ये इस तरह की प्लानिंग की थी? ये मेरे ख्याल में बड़ा संगीन इल्ज़ाम है। लेट्स होप कि इस हवाले से आईएसपीआर की जानिब से हमें कोई ना कोई रद्द-ए-अमल तो मिलेगा इस इल्ज़ाम के ऊपर। एनीवे, ये है स्टोरी जनाब। बाकी अगर कहीं से और स्टोरी ना आई तो क्या पता उम्मे हरीम कोई स्टोरी हमें सुना दें। तो उम्मे हरीम एक मशहूर वो हैं, जर्नलिस्ट हैं। आजकल उनका मिल नहीं रहा पेज उनका, वो बड़ी उनकी पेज से बड़ी ज़बरदस्त स्टोरीज शेयर होती हैं। तो हो सकता है कि उम्मे हरीम या इसी तरह का कोई और सहाफ़ी जो है वो कोई इसके ऊपर तफसील डाले, लेकिन तफसीली वो उसका जायज़ा ले। लेकिन इस वक्त खबर ये है, और ये जो बाजवा साहब के हवाले से जो दावा किया गया है, वेरी डिस्टर्बिंग, और मेरे ख्याल में इसके ऊपर कोई ना कोई रद्द-ए-अमल तो आना चाहिए। एनीवे, अगर कोई चीज़ सामने आती है तो मेरी कोशिश होगी कि मैं भी आपके साथ शेयर करूँ। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।